नमस्कार। आज हम एक ऐसे राष्ट्रवादी आंदोलन की कहानी में उतर रहे हैं जो हिंद चीन में हुआ था। और ये नाम हिंद चीन ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। बिल्कुल। ये नाम सुनते ही लगता है कि ये भारत और चीन के बीच का कोई इलाका होगा। हाँ, पर असल में ये है क्या? मतलब ये कौन सा इलाका है? देखिए, ये दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। अच्छा आज के नक्शे पर देखें तो इसमें वियतनाम, लाओस और कंबोडिया जैसे देश आते हैं। अच्छा। और इसे हिंद चीन इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर प्राचीन काल से ही भारत और चीन, इन दो महान संस्कृतियों का गहरा असर रहा है। कोई उदाहरण दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल। जैसे कंबोडिया में जो अंकोर वाट का मशहूर मंदिर है, वो भारतीय संस्कृति के प्रभाव का एक जीता जागता सबूत है। अच्छा, वो राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने बनवाया था, है ना? जी हाँ, 12वीं शताब्दी में। और वहीं दूसरी तरफ वियतनाम पर चीनी सभ्यता का बहुत गहरा असर था। बौद्ध धर्म, कन्फ्यूशसवाद, ये सब वहां चीन से ही आया। तो एक मिलीजुली सांस्कृतिक पहचान थी इस इलाके की। बिल्कुल। और इसी पहचान के ऊपर बाद में उपनिवेशवाद की एक और परत चढ़ी। तो फिर इस क्षेत्र में यूरोपीय कंपनियां और देश कैसे पहुंचे? उनकी यहाँ क्या दिलचस्पी थी? देखिए, व्यापार के इरादे से तो 15वीं सदी के बाद से ही यूरोपीय कंपनियां आने लगी थीं। पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रांसीसी, सब। लेकिन फ्रांसीसियों ने ही यहाँ कब्जा क्यों किया? असल में शुरुआत में फ्रांसीसी इस दौड़ में पिछड़ गए थे, पर 18वीं सदी के मध्य तक उन्होंने अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। और इसके पीछे कई कारण थे। जैसे कि? सबसे बड़ा कारण तो था आर्थिक। ये पूरा इलाका कोयला, टिन, जस्ता, टंगस्टन जैसे खनिजों से भरा हुआ था। मतलब कच्चे माल का स्रोत। हाँ, और साथ ही फ्रांसीसी उत्पादों के लिए एक बड़ा बाजार भी। और कोई वजह? दूसरी बड़ी वजह थी व्यापारिक होड़। उन्हें इंग्लैंड और जर्मनी जैसी दूसरी यूरोपीय ताकतों से मुकाबला करना था। उस दौर में जिसके पास जितनी कॉलोनियां होती थीं, वो उतना ही ताकतवर माना जाता था। और एक वो सभ्य बनाने का मिशन वाली बात भी तो थी। हाँ, वो तो हर औपनिवेशिक ताकत का पसंदीदा बहाना था कि हम पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने आए हैं। बिल्कुल। लेकिन असल में ये शोषण पर पर्दा डालने का एक तरीका था। तो चलिए इसी शोषण की हकीकत को समझते हैं। फ्रांसीसी शासन के दौरान वहां के आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? फ्रांसीसियों ने शोषण के कई तरीके अपनाए। सबसे पहले बात करते हैं कृषि की। उन्होंने मेकोंग नदी के डेल्टा इलाके में नहरें बनवाईं और खेती को बढ़ाया। नतीजा ये हुआ कि वियतनाम चावल का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश बन गया। ये तो सुनने में अच्छा लगता है, किसानों को फायदा हुआ होगा। यही तो सबसे बड़ा धोखा था। सारा फायदा फ्रांसीसी व्यापारियों को मिला। किसानों पर तो टैक्स का बोझ इतना बढ़ गया कि वो अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए। मतलब विकास तो हुआ, पर सिर्फ फ्रांसीसी जेब भरने के लिए। सही पकड़ा आपने। और बागानों में काम करने वाले मजदूरों की हालत तो और भी खराब थी। वहाँ कैसी व्यवस्था थी? वहां एक तरफा अनुबंध व्यवस्था चलती थी। ये क्या होता है? एक तरह की बंधुआ मजदूरी थी। मजदूरों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता था जिसे वो तोड़ नहीं सकते थे, और मालिक उनसे जैसा चाहे वैसा काम करवाते थे। कोई अधिकार नहीं, कोई सुनवाई नहीं। मतलब पूरी तरह से शोषण। और जो सड़कें और रेल नेटवर्क बनाए गए, उनका क्या मकसद था? उनका भी मुख्य मकसद सेना की आवाजाही को आसान बनाना था। और देश के जो प्राकृतिक संसाधन थे उन्हें लूटकर बंदरगाहों तक पहुंचाना। तो इस कंट्रोल को बनाए रखने के लिए उन्होंने लोगों की सोच पर भी काबू करने की कोशिश की होगी, शायद शिक्षा के जरिए। बिल्कुल। उनकी शिक्षा नीति बहुत सोची समझी चाल थी। शिक्षा फ्रांसीसी भाषा में दी जाती थी। क्यों? ताकि स्थानीय लोगों को सरकार के छोटे मोटे कामों के लिए तैयार किया जा सके, क्लर्क बनाया जा सके, लेकिन उन्हें हमेशा ऊंचे पदों से दूर रखा जाता था। ये तो मानसिक गुलामी की तैयारी थी। अपनी संस्कृति से काटकर उन्हें फ्रांसीसी बना दो ताकि वो सवाल ही ना उठा सके। यही उनका असली लक्ष्य था। पर जितना उन्होंने दबाया, अंदर ही अंदर राष्ट्रवाद की चिंगारी उतनी ही तेज भड़क रही थी। तो इतने शोषण के खिलाफ लोगों ने आवाज तो उठाई होगी। ये राष्ट्रवादी आंदोलन कैसे शुरू हुआ? हाँ, 20वीं सदी की शुरुआत में ही फ्रांसीसी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हो गए थे। इसमें दो नाम बहुत अहम हैं। एक थे फॉन बोइचाओ। वो कौन थे? वो एक क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1903 में दुईतान होई नाम का एक संगठन बनाया। उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम जैसी किताबें लिखी, जिनसे लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। और दूसरे थे फान चू त्रिन। ये राजशाही के विरोधी थे और लोकतंत्र चाहते थे। लेकिन इन शुरुआती कोशिशों को असली प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि एक विशाल साम्राज्य के खिलाफ खड़े होने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। वो प्रेरणा आई पूरब से। 1905 में जापान ने रूस को युद्ध में हरा दिया। एक छोटी सी एशियाई ताकत ने एक बड़ी यूरोपीय ताकत को हरा दिया। हाँ, ये सिर्फ एक सैनिक जीत नहीं थी, ये एक मानसिक जीत थी।
पहली बार एशिया में लोगों को लगा कि यूरोपीय ताकतों को हराया जा सकता है। इस एक घटना ने पूरे एशिया का आत्मविश्वास बढ़ा दिया होगा। बिल्कुल। इसके बाद कई वियतनामी छात्र पढ़ने के लिए जापान गए और वहां उन्होंने आज़ादी के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए। और इसी दौर में हो ची मिन्ह का भी उदय हुआ। हाँ, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब एक नौजवान जिनका नाम था न्यूगुन आई क्वोक पेरिस पहुंचे। दुनिया आज उन्हें हो ची मिन्ह के नाम से जानती है। हो ची मिन्ह का नाम तो बहुत सुना है। इस आंदोलन में उनका क्या योगदान था? हो ची मिन्ह पेरिस में एक छात्र थे और वहीं वो साम्यवाद से प्रभावित हुए। अच्छा। 1925 में उन्होंने वियतनामी क्रांतिकारी दल बनाया और 1930 में उन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया। क्या? उन्होंने सभी बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ लाकर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। और ये पार्टी इतनी सफल क्यों हुई? यूपीयू से किसानों और मजदूरों का भारी समर्थन मिला। ये पार्टी एक साथ दो दुश्मनों से लड़ रही थी, बाहर से फ्रांसीसी शोषण और अंदर से निरंकुश राजशाही। और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध, जिसने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। हिंद चीन पर इसका क्या असर हुआ? ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। युद्ध में फ्रांस जर्मनी से हार गया और कमजोर पड़ गया। और जापान ने इसका फायदा उठाया? बिल्कुल। जापान ने हिंद चीन पर कब्जा कर लिया। अब वियतनामियों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही थी, फ्रांसीसी और जापानी। तो ऐसे मुश्किल हालात में हो ची मिन्ह ने क्या किया? हो ची मिन्ह के नेतृत्व में वियत मिन्ह ने गुरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया और जैसे ही जापान ने सरेंडर किया, उन्होंने तुरंत राजधानी हनोई पर कब्जा कर लिया और वियतनाम को एक स्वतंत्र गणराज्य घोषित कर दिया। तो एक पल के लिए ही सही वे आजाद हो गए थे, लेकिन मुझे यकीन है कि फ्रांस ने इसे चुपचाप स्वीकार नहीं किया होगा। बिल्कुल नहीं। युद्ध खत्म होते ही फ्रांस अपनी खोई हुई कॉलोनी पर दोबारा कब्जा करने के लिए वापस आ गया और फिर से लड़ाई शुरू हो गई। हाँ, एक लंबा और खूनी संघर्ष। आखिरकार 1954 में दिएन वियन फू की लड़ाई में वियतनामी सेना ने फ्रांसीसी सेना को करारी हार दी। लेकिन फ्रांस के जाने के बाद अमेरिका इस लड़ाई में क्यों शामिल हो गया? यहीं से ये लड़ाई एक ग्लोबल कोल्ड वॉर का अखाड़ा बन गई। फ्रांस की हार के बाद 1954 में जेनेवा में एक शांति समझौता हुआ। इस समझौते में क्या तय हुआ? इसके तहत वियतनाम को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उत्तरी वियतनाम, जहां हो ची मिन्ह की साम्यवादी सरकार बनी, और दक्षिणी वियतनाम? दक्षिणी वियतनाम में अमेरिका समर्थित पूंजीवादी सरकार बनी। लेकिन ये बंटवारा तो अस्थायी था, है ना? हाँ, तय हुआ था कि 2 साल में चुनाव होंगे और देश को फिर से एक कर दिया जाएगा। पर वो चुनाव कभी हुए ही नहीं। क्यों? क्योंकि अमेरिका को डर था। उसे पता था कि अगर चुनाव हुए तो हो ची मिन्ह ही जीतेंगे और पूरा वियतनाम साम्यवादी हो जाएगा। ये डोमिनो सिद्धांत वाला डर। हाँ, बिल्कुल। उन्हें डर था कि अगर वियतनाम साम्यवादी बन गया तो आसपास के दूसरे देश भी एक एक करके डोमिनो की तरह साम्यवादी बन जाएंगे। और इसी डर से अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का समर्थन करने के लिए अपनी सेना भेज दी। जी, और यहीं से वियतनाम युद्ध की शुरुआत हुई। ये युद्ध अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। हमने एजेंट ऑरेंज और माइली गांव जैसी घटनाओं के बारे में सुना है। ये कितना विनाशकारी था? ये युद्ध बहुत क्रूर था। अमेरिका ने बड़े पैमाने पर खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल किया, जैसे कि रासायनिक हथियार। एक था नापाम। ये एक तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो त्वचा से चिपक कर जलता रहता है। और दूसरा एजेंट ऑरेंज? एजेंट ऑरेंज एक ऐसा जहर था जिससे पेड़ पौधे और फसलें नष्ट हो जाती थी, ताकि गुरिल्ला लड़ाके जंगलों में छिप ना सकें। हाँ, लेकिन इसका असर आज दशकों बाद भी वहाँ जन्मजात विकलांगता और कैंसर के रूप में देखा जाता है। ये तो बहुत भयावह है। और माइली गांव की घटना क्या थी? वो इस युद्ध की क्रूरता का प्रतीक है। 1968 में अमेरिकी सेना ने इस गांव के सभी पुरुषों को मार दिया। हे भगवान! महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाकर सामूहिक बलात्कार किया और फिर उन्हें भी मारकर पूरे गांव में आग लगा दी। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस एक घटना ने दुनिया को हिलाकर रख दिया था। इतनी बड़ी सैन्य ताकत के सामने उत्तरी वियतनाम के गुरिल्ला लड़ाके टिके कैसे रहे? उनकी ताकत का राज क्या था? उनकी ताकत का राज था हो ची मिन्ह भूल भुलैया मार्ग। ये क्या था, कोई सड़क? ये कोई एक सड़क नहीं थी। ये पगडंडियों और सड़कों का एक जाल था जो लाओस और कंबोडिया की सीमा क्षेत्र से होकर दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। तो ये उनकी लाइफलाइन थी। लाइफलाइन से भी बढ़कर। इसी रास्ते से सैनिक, रसद और हथियार दक्षिण तक पहुंचते थे। अमेजिंग। अमेरिका ने इसे नष्ट करने के लिए अनगिनत बार बमबारी की,
लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए। अविश्वसनीय है। वियतनामी रात में ही टूटी हुई सड़कों और पुलों की मरम्मत कर लेते थे। हार कैसे हुई? अमेरिका ये युद्ध वियतनाम की जमीन पर नहीं बल्कि अपने ही घर में हार रहा था। मतलब? अमेरिकी जनता और दुनिया भर में इस युद्ध का भारी विरोध हो रहा था। टीवी पर रोज युद्ध की भयानक तस्वीरें आती थीं। हजारों अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे थे। तो जनता का दबाव था। बहुत ज्यादा। इसी दबाव में राष्ट्रपति निक्सन ने वियतनामीकरण की नीति अपनाई। यानी धीरे धीरे अमेरिकी सेना को वापस बुलाना? हाँ, जनवरी 1973 में पेरिस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अमेरिकी सेना वापस लौट गई। और उसके बाद? उसके बाद अप्रैल 1975 में साम्यवादी सेना ने दक्षिणी वियतनाम की राजधानी साइगोन पर कब्जा कर लिया। और दोनों वियतनाम का एकीकरण हो गया। हाँ, और इसी के साथ ये लंबा और दर्दनाक युद्ध आखिरकार खत्म हुआ। तो आज हमने देखा कि कैसे हिंद चीन क्षेत्र ने पहले फ्रांसीसी उपनिवेशवाद का सामना किया और फिर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से टक्कर ली। बिल्कुल। हमने जाना कि किस तरह हो ची मिन्ह जैसे नेताओं के नेतृत्व में एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन खड़ा हुआ। ये कहानी हमें साम्राज्यवाद के खिलाफ राष्ट्रवाद की जीत के बारे में बताती है और ये भी कि आज़ादी की कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ये समझना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे एक छोटे से देश ने अपनी आज़ादी के लिए इतने लंबे समय तक इतनी बड़ी ताकतों का मुकाबला किया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ज़रूरी सवाल पर छोड़ जाता है। क्या? सोचने वाली बात यह है कि दशकों तक चले इस युद्ध और एजेंट ऑरेंज जैसे रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल का किसी देश के समाज, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों पर क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, और क्या आज की दुनिया में उन घावों को पूरी तरह से भरा जा सकता है।